हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ऑलरेडी दो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 जो है ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। गुजारिश कर रहे हैं अगर अभी तक आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहाँ आपको जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर एमसीक्यूज ऑन स्टैटिस्टिक्स ये मिल जाएंगी। ये क्लास जेके एसबी अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस, जिसे आप हा के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। क्लास के आगाज़ में गुजारिश कर रहे हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भाई आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है, वही हमें मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन के लास्ट में जो है अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन 21 बताया जा रहा है, फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा विच आर फॉलोइंग कंडीशन या कंडीशन इज नेसेसरी। देखिए, क्लास में हमने अच्छे से आपके साथ पढ़ा है कि आपके पास अगर आपके पास कुछ डेटा दिया गया है, डेटा कंसिस्टेंस होने के लिए कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है। वो कौन सी कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन बोला गया है, ईच क्लास फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन और इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरह फॉर एग्जाम्पल हर कोई भी आपके पास क्लास फ्रीक्वेंसी ए बी आपने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी जो है इट शुड आइदर बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन। ये पहली कंडीशन बोला जा रहा है। दूसरा बोला जा रहा है, ईच क्लास फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी आप लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए बी ए क्लास फ्रीक्वेंसी है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन जो है कंसिस्टेंसी के लिए बहुत लाजमी है, एज वेल एज जो आपके पास सेकंड कंडीशन है दैट ईच क्लास फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये दोनों के दोनों बहुत लाजमी है। तो करेक्ट आंसर बोथ 1 एंड 2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 22 की तरफ। क्वेश्चन 22 में क्या पूछा जा रहा है? बोला जा रहा है, इन केस ऑफ कंपैरिजन मेथड। ठीक है जी, कंपैरिजन मेथड का इस्तेमाल जब आप एट्रीब्यूट्स में इस्तेमाल करते हैं तो एट्रीब्यूट्स को आप कब कहेंगे इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, देखिए आप जो है बहुत सारे मेथड्स हम जो हैं इस्तेमाल करते हैं। कंपैरिजन मेथड हो गया, यूलर्स कोएफिशिएंट मेथड जो है, इन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं ताकि पता किया जाए कि जी जो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं क्या ये इंडिपेंडेंट है, अगर इनमें एसोसिएशन है तो किस तरह की एसोसिएशन है। ये बात जानने के लिए हम जो है बहुत सारे मेथड इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से एक मेथड क्लास में हमने पढ़ा है, कंपैरिजन मेथड है। कंपैरिजन मेथड के मुताबिक बोल रहा है कि कंपैरिजन मेथड का उपयोग करके एट्रीब्यूट्स कब इंडिपेंडेंट होंगे। ऑप्शन नंबर ए बी इज ग्रेटर देन ए इंटू बी। ऑप्शन नंबर बी आपके पास दिया गया है ए बी इज लेस देन ए इंटू बी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास दिया गया है डेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी जो है इट इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइड बाई एन। और डी ऑप्शन जो है इसका वो आपके पास नन ऑफ दीज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अगर आपके बीच में बाय कंपैरिजन मेथड उपयोग करके आपने कहना है कि एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं तो आपके पास रिलेशन ये आ रही है, दैट इज ए बी शुड बी इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइड बाई एन। अगर ये वाली कंडीशन फेवर हो रही है कि ए बी जो है इट इज़ ग्रेटर देन, अगर आ रहा है if the frequency of AB is greater than frequency of A into frequency of B divided by N, तो आपके पास कंडीशन आ जाती है पॉजिटिव एसोसिएशन की। अगर इसके बरकस, अगर आपके इसके बरकस यहाँ जो है ग्रेटर देन की जगह पर यहाँ पर आपको लेस देन दिखाई देता है, अगर लेस देन आ जाए तो आपके पास इफ AB इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू फ्रीक्वेंसी बी डिवाइड बाई एन तो निगेटिव एसोसिएशन होगी। अगर दोनों बराबर होंगे तो आपके पास इंडिपेंडेंट जो है एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 23 की तरफ बढ़ रहे हैं। गुजारिश कर रहे हैं अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन 23 में पूछा जा रहा है, वाइल इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द यूलर्स कोएफिशिएंट। ठीक है जी, यूलर्स कोएफिशिएंट का आपने उपयोग किया, जब यूलर्स कोएफिशिएंट के उपयोग से आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं एसोसिएशन की। अगर आपके पास या तो ए बी की वैल्यू 0 आ रही है या तो आपके पास अल्फ़ा बी की, या तो अल्फ़ा बी की वैल्यू अगर आपके पास 0 आ रही है, इधर ए बी इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा बी इज इक्वल टू 0, तो किस तरह की एसोसिएशन आपके पास दिखाई देगी। देखिए, अगर ए बी 0 होगा या अल्फ़ा बी 0 होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास सीधा सीधा कि आपके पास जो यूलर्स कोएफिशिएंट है दैट इज़ क्यू ए बी जिसको आप कहते हैं, उसकी वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। जब यूलर्स कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 आ जाएगी तो वो कंप्लीटली एसोसिएशन आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर इसके बरकस कभी ऐसा दिया जाए कि आपके पास कंडीशन ऐसी बन रही है कि यूलर्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 आ रही है, जब यूलर्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 आ जाएगी तब आपके पास जो है कंप्लीटली डिसएसोसिएट आ जाएंगे। अगर -1 आ जाएंगे तो आपके पास
अगर आपके पास यूलर्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 आ जाएगी तो आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा कंप्लीट डिसोसिएटर का। अगर यूलर्स कोएफिशिएंट की वैल्यू सीधी आपके पास +1 आ जाएगी, जैसे यहाँ अगर आपके पास या तो ए बी 0 आ जाए या आपके पास अल्फा इंटू बी की वैल्यू 0 आ जाए, तो आपके पास जो यूलर्स कोएफिशिएंट उसकी वैल्यू +1 आ जाएगी। तो वहाँ जो कंसेप्ट आपके पास देखने को मिलेगा उसे आपने कंप्लीटली एसोसिएटर कहते हैं। क्लास में जो है अच्छे से आपने हमने आपके साथ डिस्कस किया है। प्रॉब्लम हो रही है किसी स्टूडेंट को ये समझने में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड आपके पास प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अच्छे से सीखिए विद एग्जांपल्स। हमने जो है ये यूलर्स कोएफिशिएंट आपके साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है। क्वेश्चन 24, विच आर फॉलोइंग इज ए स्टैटिस्टिकल डिवाइस फॉर मेजरिंग चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटिव वेरिएबल्स। कुछ ग्रुप ऑफ रिलेटिव वेरिएबल्स हैं, उनके लिए हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस होता है जो मेजर करता है चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटिव वेरिएबल्स। तो उस जो आपके पास वो स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, वो स्टैटिस्टिकल टूल जो आपके पास है, उसे आप क्या कहेंगे? क्या आप उसे इंडेक्स नंबर कहेंगे? क्या आप उसे यूलर्स नंबर कहेंगे? क्या आप उसे कंटिजेंसी रेशियो कहेंगे या नन ऑफ दीज? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या आ जाएगा सर? उसको हम इंडेक्स नंबर जो है वो इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इंडेक्स नंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में? बोल रहे हैं क्या बताइए ए वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। देखिए आपने जो है सिंपल एग्रीगेट मेथड से आप ले रहे हैं, वेटेड एग्रीगेट मेथड से आप इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। अगर आप वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स प्राइस का इंडेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं यूजिंग बेस पीरियड के उपयोग करके, देखिए अब जो है देखिए जनरली आपके पास जो है आप या तो सिंपल एग्रीगेट मेथड से जो है इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं या वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स के माध्यम से निकाल सकते हैं। अब जो भी वेटेड एग्रीगेट प्राइस मेथड है इसमें भी दो तरीके आ रहे हैं, या तो आप बेस पीरियड क्वांटिटीज़ के मुताबिक निकालेंगे या तो करंट पीरियड क्वांटिटीज़ के मुताबिक निकालेंगे। कह रहा है क्वेश्चन अगर आप वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं बेस प्राइस क्वांटिटीज़ का एज वेट्स के तौर पर, जो कि बेस प्राइस क्वांटिटीज़ है उनको वेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं को बेस मान रहे हैं, तो आपके पास जो इंडेक्स नंबर आ रहा है उस इंडेक्स नंबर को आप और एक नाम क्या देते हैं? क्या आप उसे लेस्परीज प्राइस इंडेक्स कह सकते हैं? क्या आप उसे पेस्टीज प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं? बोथ या नन। ठीक है जी, अगर आप बेस पीरियड की क्वांटिटीज़ को जो है वेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंसेप्ट हमारे पास लेस्परीज प्राइस इंडेक्स का आता है। अगर इसके बरकस आप करंट जो आपके पास पीरियड क्वांटिटीज़ हैं, करंट पीरियड की क्वांटिटीज़ जो है उनको आप बेस माने, उनको आप जो है उनको आप वेट्स के तौर पर ले रहे हैं, तो आपके पास कंसेप्ट आ जाता है पेस्टीज प्राइस इंडेक्स का। दोनों के दोनों का उपयोग हम वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स में करते हैं। ठीक है जी, अगर किसी के सर के ऊपर से जा रहा है ये टॉपिक तो गुजारिश करेंगे ज़रूर आपने जो है हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं, क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे हैं हम ये चीज़ें, इंडेक्स नंबर क्या है, किस तरह से उपयोग करते हैं, किस तरह से निकालते हैं। तो आपने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना है, तो फिर यहाँ MCQ लगाने का फ़ायदा है आपका। क्वेश्चन 26 पूछा जा रहा है विच आर फॉलोइंग इंडेक्स नंबर इज आल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है जी, किस इंडेक्स नंबर को आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कहेंगे? क्या आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहेंगे? क्या आप होल प्राइस इंडेक्स को कहेंगे? परसेंटेज इंडेक्स को कहेंगे या नन ऑफ दीज? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर का क्या आ जाएगा सर? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करेंगे कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए ताकि हर एक दोस्त तक जो है ये वीडियो पहुंच सके। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके साथ हर एक मटीरियल आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 27, विच आर फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज प्रोबेबली द फर्स्ट मॉडर्न सेंसस ऑफ द वर्ल्ड। पूछा जा रहा है आपसे, नीचे कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपने बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन आपके पास बन रहा है जिसे दुनिया का पहला मॉडर्न सेंसस मानेंगे। क्या आप ब्रिटिश सेंसस को मानेंगे? क्या आप आपके पास पोलैंड के सेंसस को मानेंगे? अमेरिकन सेंसस ऑफ 1790 या नन ऑफ दीज? तो अमेरिकन सेंसस जो 1790 में हुआ था उसे हम दुनिया का प्रोबेबली फर्स्ट मॉडर्न सेंसस मानते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपने बताना है इनमें से दो में से एक स्टेटमेंट जो है, चलिए एक ही पूछा गया है विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्योंकि इज आ रहा है तो सीधे से पूछा जा रहा है कि आप बताइए दो में से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। चलिए पूछते हैं। पहला बताया गया है इन इंडिया सेंसस बिगेन टू बी कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बिटवीन 1867 एंड 72। ठीक है जी, आज़ादी से पहले ही जो है आपके पास सेंसस का कंसेप्ट इंडिया में देखने को मिला था। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा 1867 से लेकर 72 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ये बात बिल्कुल सच आ रही है। रेगुलरली
your regular 10 yearly that is decennial census have been conducted since 1991। तो 1991 से लेकर आज तक जो है लगातार हम जो है 10 ईयरली सेंसस करा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है सर। 1991 की जगह पर हमने 1881 से रेगुलरली 10-10 साल के बाद 1881 से हम लगातार जो है ये 10 साल के बाद सेंसस करा रहे हैं। तो ये आज़ादी के बाद भी हमने जो है 10 साल के बाद ये कंसेप्ट जो है डेसिमल कंसेप्ट हमने अपनाया हुआ है। मोस्ट रिसेंट 2011 का सेंसस हमारे पास देखने को मिला है। तो 1991 की जगह पर यहाँ पर 1881 आ रहा है। इसका मतलब जो आपके पास स्टेटमेंट नंबर 2 है ये ट्रू नहीं है, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट इज ओनली 2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है जी, 28 हो गया आपके साथ। आप क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है 29 में? बोला जा रहा है एज पर मैल्थ्यूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है जी, पॉपुलेशन ग्रोथ की आपने बहुत सारी थ्योरीज हमारे साथ पढ़ी। ठीक है जी, एक थ्योरी उनमें से आपके पास कौन सी आ रही थी? मैल्थ्यूसियन थ्योरी आपके पास आ रही थी पॉपुलेशन ग्रोथ की। इसी तरह से एक और थ्योरी आपने हमारे साथ पढ़ी थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो पूछ रहा है कि एज पर मैल्थ्यूसियन थ्योरी ऑफ जो आपके पॉपुलेशन ग्रोथ है इसके मुताबिक क्या बात जो है इन फिल द ब्लैंक्स में आ जाएगी। वाइल पॉपुलेशन राइजेस इन पॉपुलेशन जो है किस प्रोग्रेशन में राइज होती है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैन ग्रो इन डैश प्रोग्रेशन। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है किस प्रोग्रेशन में होती है, और एग्रीकल्चर ग्रोथ या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो कौन सी प्रोग्रेशन दिखाती है। क्या आपके पास अर्थमेटिक या जियोमेट्रिक रेस्पेक्टिवली आ जाएंगे, जियोमेट्रिक या अर्थमेटिक आ जाएंगे, या अर्थमेटिक एंड स्टेट, या नन ऑफ दीज। देखिए बेसिकली अगर मैल्थ्यूस थ्योरी या पॉपुलेशन ग्रोथ हम देखें तो इसके मुताबिक ये कहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू बाकी जो आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगी उससे बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो आपकी पॉपुलेशन है लगातार पोवर्टी की तरफ धकेली जाएगी। ये कंसेप्ट आपको मैल्थ्यूस थ्योरी ने दिया था, जो मैल्थ्यूसियन थ्योरी या पॉपुलेशन ग्रोथ है वहाँ से आपको मिला था। इन्होंने कहा था जो पॉपुलेशन राइज है ये हमेशा आपके पास जीपी में बढ़ती है, डैट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। दैट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब क्या है सर? 2 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद का डबल 8 आ जाएगा, फिर 16, फिर 32, फिर 64 ऐसे बढ़ती जाएगी। लेकिन जो एग्रीकल्चर आपके पास ग्रोथ है उसमें आपके पास एपी दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2, फिर 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8, 2 की बढ़ती आ रही है, इंक्रीज आ रहा है। तो ये आपके पास एपी में बढ़ता जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ेगी, वाइल एज जो आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें आपके पास जीपी दैट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? जीपी एंड एपी रेस्पेक्टिवली। जीपी एंड एपी कहां पर है सर? जीपी एंड एपी ऑप्शन नंबर बी में आपके पास आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा जा रहा है? एज पर द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है जी, इसके बाद आपने मैल्थ्यूसियन थ्योरी पढ़ी थी, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसको काउंटर करने के लिए आगे हमारे पास एक थ्योरी आई थी जिसका नाम हमने पढ़ा था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसके मुताबिक क्या कह रहा है कि देयर आर डैश बेसिक स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। कितने बेसिक स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैं? क्या ये 2 हैं, 4 हैं, 1 है, या ऑप्शन नंबर 3 डी जो है वो 3 है। एज पर जो आपके पास थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है इसके मुताबिक पॉपुलेशन ग्रोथ के बेसिक 3 स्टेज होते हैं। जो पहली स्टेज होती है और जो लास्ट स्टेज होती है उनमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है बहुत कम होती है, क्योंकि जो डेथ रेट और बर्थ रेट में जो डिफरेंस है वो उनमें बहुत कम होती है। क्योंकि पहली स्टेज में क्या होता है सर? बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो फ़र्क बहुत कम होता है। इस तरह से लास्ट स्टेज में डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये कंसेप्ट देखने को मिलता है कि आपके पास बर्थ रेट भी बहुत कम होती है, उसको भी कंट्रोल किया जाता है, डेथ रेट भी बहुत कम होती है, उसको भी कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जो बीच वाली स्टेज होती है जिसे ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं उसमें आपके पास जो डेथ रेट है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन बर्थ रेट जो है वो बढ़ती रहती है। तो वहाँ जो है लगातार ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलती है पॉपुलेशन में। तो 3 स्टेजेस जनरली आपको बेसिक 3 स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज ट्रांजिशन स्टेज एंड थर्ड स्टेज जो है। फर्स्ट स्टेज आपके पास जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, सेकंड स्टेज जो है ट्रांजिशन स्टेज जो है जो आपके पास डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ देखने को मिलती है, और थर्ड स्टेज डेवलप्ड कंट्री में आपको देखने को मिलती है। तो आपके पास एज पर थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 3 बेसिक स्टेज ऑफ पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ के 3 बेसिक स्टेज आपको देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपने YMCQs अपने जो कंसेप्ट हैं स्टैटिस्टिक्स के वो रिवाइज किए होंगे। गुजारिश कर रहे हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।